किसी दिन आप सोकर उठें और पाएं कि आपके घर का एक हिस्सा कहीं गायब हो गया है। अगर ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहे और धीरे धीरे आप अपने घर के सभी हिस्सों को खो दें तो आपको कैसा महसूस होगा? सुनने में ये सवाल भले ही बेतुका लगे, लेकिन कई दशकों से कुछ ऐसा ही होता आ रहा है अराल सागर में रहने वाली प्रजातियों के साथ। दम तोड़ते इस समंदर ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक समय था जब ये कई प्रजातियों का घर हुआ करता था, लेकिन वक्त की बदलती चाल ने उस जगह पर आज अगर कुछ छोड़ा है तो केवल सूखा रेत का मैदान और नमक के टीले। स्थानीय मछुआरों ने कभी नहीं सोचा था कि कई मछली की प्रजाति और समुद्री जीवों से भरपूर इस सागर का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 24,000 साल पुराने इस सागर में आज कुछ मौजूद है तो केवल जंग लगे जहाज। आखिर क्या है दम तोड़ते इस सागर की कहानी? चलिए रुख करते हैं अराल सागर की दास्तां की ओर। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अराल सी। अभी तो विकास का दौर शुरू ही हुआ था कि हमने एक सदी से भी कम समय में धरती को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस जीती जागती बर्बादी का पहला उदाहरण है अराल सागर, जो कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील हुआ करती थी। 68,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैले होने के कारण ही इस झील को सागर कहा जाता था। कजाकिस्तान और उत्तरी उज्बेकिस्तान के बीच मौजूद ये सागर अब दम तोड़ रहा है। द्वीपों की झील कही जाने वाली इस सागर की बर्बादी का मंजर 1960 में तब शुरू हुआ जब सोवियत संघ की एक योजना के चलते सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए नदियों का बहाव मोड़ा गया। सिंचाई के लिए उठाए गए इस बड़े कदम का परिणाम यह हुआ कि 1997 तक अराल सागर का 10% हिस्सा सूख गया। सागर के सूखने का ये सिलसिला आज भी जारी है, जिसके कारण ये अपना 90% हिस्सा खो चुका है। एक वो भी दौर था जब 1534 आइलैंड वाले इस सागर को आइलैंड्स का सागर कहा जाता था। आज अराल सागर के सूखने की घटना को दुनिया की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल क्राइसिस में से एक माना जाता है। हिस्ट्री ऑफ कोलैप्स। एक समय था जब अराल सागर के आसपास का ज्यादातर इलाका रेगिस्तानी खानाबदोशों यानी डेजर्ट नोमैड्स द्वारा बसाया गया। फिर 1960 की शुरुआत में सोवियत सरकार ने यह फैसला लिया कि अराल सागर को जोड़ने वाली दो नदियां अमू दरिया और सीर दरिया को रेगिस्तान की सिंचाई के लिए डाइवर्ट किया जाए। अमू दरिया अराल के दक्षिण और सीर दरिया अराल के पूर्व से इस सागर को जोड़ने वाली नदियां हैं। ये मध्य एशिया की दो सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। अमू दरिया में सीर दरिया से कहीं ज्यादा पानी बहता है, लेकिन 1960 में इन दोनों के पानी को चावल, खरबूजे, अनाज और कपास उगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। मुख्य तौर पर सोवियत की ये योजना कपास की खेती के माध्यम से मुनाफा कमाने की थी। शुरुआती दौर में ये योजना सफल भी हुई। 1988 तक उज्बेकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कपास एक्सपोर्टर बन चुका था। कपास उत्पादन उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए आज भी सबसे जरूरी है। सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण 1940 के दशक से ही शुरू हो गया था। 1960 तक हर साल 20 से 60 किलोमीटर पानी समुद्र के बजाय रेगिस्तान की जमीन पर जा रहा था। समुद्र के पानी की ज्यादातर मात्रा को मोड़ दिया गया था और फिर वो दौर आया जब सागर ने छोटा होना शुरू कर दिया। 1961 से 1970 के दशक में ये सागर तेजी से छोटा हुआ। उसके बाद साल दर साल ये मात्रा बढ़ती चली गई। 1997 में तेजी से सूखने के चलते ये 4 लेक में बट गया, जिसे उत्तरी अराल सागर, पूर्व बेसिन, पश्चिम बेसिन और सबसे बड़े हिस्से दक्षिणी अराल सागर के नाम से जाना गया। 1960 से 2000 के बीच नदियों से लिए गए पानी की मात्रा 2 गुनी हो गई और कपास का उत्पादन भी 2 गुना हो गया। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में सिंचाई से पहले समुद्र का जल स्तर सी लेवल से 53 मीटर पर स्टेबल था। 2009 तक सागर का दक्षिण पूर्वी हिस्सा पूरी तरह से सूख गया और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा पतली पट्टी में तब्दील हो गया। साल 2010 तक इसकी स्थिति में काफी बदलाव आया, जब बड़ा अराल सागर 27 मीटर में सिमट गया और छोटा अराल सागर 43 मीटर सी लेवल पर रह गया। झील के गायब होने से सोवियत संघ को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें इस बात का पहले से ही अंदाजा था। उन्हें उम्मीद थी कि 1964 में ही ये सागर सूख जाएगा। लॉस ऑफ अ लेक। सागर की खस्ता हालत के चलते कजाकिस्तान ने उत्तरी अराल सी पर काम करने का फैसला लिया। इसी दिशा में सागर को सूखने से बचाने के लिए कजाकिस्तान में डाइक कोकरल डैम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई।
2005 में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ने अराल में पानी की मात्रा में कुछ इजाफा दिखाया। 2008 में सागर में पानी का स्तर 2003 की तुलना में 12 मीटर तक बढ़ा। जहां पहले इसके पानी में सैलिनिटी की मात्रा बढ़ती जा रही थी, वहीं उसमें गिरावट देखी गई। हालत में सुधार होने के कारण मछलियां भी अपने पुराने घर लौटने लगीं। सैलिनिटी में गिरावट ने लगभग 24 मीठे पानी की प्रजातियों को वापसी के लिए प्रेरित किया। इस रेस्टोरेशन ने लंबे समय से गायब बारिश के बादलों और पोटेंशियल माइक्रो क्लाइमेट चेंजेस को जन्म दिया। 2008 तक उत्तरी अराल सागर की गहराई 42 मीटर यानी 138 फीट तक बढ़ गई। सागर की स्थिति में सुधार के लिए एक और बांध बनाया जा रहा है। इसके लिए कजाकिस्तान को विश्व बैंक द्वारा लोन दिया गया है। बता दें कि अराल सागर के प्रोजेक्ट के चलते ग्लोबल वार्मिंग का असर और खतरनाक हो गया। साउथ में मौजूद अराल सागर के सूखने का सिलसिला बरकरार रहा। उत्तरी अराल सागर में बनाए गए डैम ने नॉर्थ और साउथ सेक्शन को अलग किया। इस डैम की मौजूदगी से जहां उत्तरी अराल सागर की स्थिति में सुधार हुआ, वहीं दक्षिण अराल सागर की स्थिति बद से बदतर हो गई। अराल का मुख्य दक्षिणी भाग अभी भी सिकुड़ रहा है। ये समुद्र तल से 29 मीटर रह गया है और नमकीन झीलों में बढ़ चुका है। इसकी पूर्वी झील इतनी नमकीन है कि वहाँ केवल नमकीन झींगा ही रह सकती है और बाकी प्रजातियां उन हिस्सों से कब की गायब हो चुकी हैं। हैरानी की बात तो ये है कि दक्षिणी क्षेत्र के हालात में सुधार के लिए किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। जब हम कजाकिस्तान के उत्तरी अराल की ओर देखते हैं तो भविष्य में इसके सुधरने की हालातों को पाते हैं। साथ ही मछुआरों के लिए कमाने का एक जरिया पनपते देखते हैं। लेकिन इसके विपरीत तट पर मौजूद उज्बेकिस्तान एक नीरस जगह लगती है, जहां समुद्री जीवन और खुशहाली के पनपने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। यहाँ के लोग इस सागर के दुर्भाग्य से पीड़ित हैं, जो कभी चौथा सबसे बड़ा सागर हुआ करता था। वो आज अपने असल आकार का केवल 10वां हिस्सा रह गया है। जहाँ के निवासियों का कहना है कि पुरानी पीढ़ी ने एक अच्छे भविष्य की आशा खो दी है। वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी के फिलिप माइकलिन का कहना है कि सिंचाई के लिए कम पानी का इस्तेमाल करने से पूरे अराल सागर को बचाया जा सकता है, लेकिन ये उन खेतों को तबाह कर देगा जिन्हें सोवियत संघ द्वारा पैसे कमाने का जरिया बनाया गया था। इसका नतीजा ये होगा कि कई लोगों को बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ेगा। अराल सागर के दक्षिणी हिस्से के सूखने से सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के लंबे समय से चलने वाले मछली उद्योग को हुआ। ये उद्योग पूरी तरह से खत्म हो गया, जिसके चलते बेरोजगारी और आर्थिक मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। भारी मात्रा में पानी सूखने के चलते प्रदूषण बढ़ा और अराल सागर के इलाके में रह रहे लोग सेहत से जुड़ी परेशानियों में पूरी तरह फंस गए। इस तबाही का ग्लोबल मौसम पर भी जबरदस्त असर पड़ा है। गर्मी हो या सर्दी, इस इलाके के लोगों के लिए दोनों ही कहर बरपाती हैं। हैरानी की बात तो ये है कि उज्बेकिस्तान को इस बात का कोई इल्म नहीं है कि ये सागर अपने खात्मे की कगार पर खड़ा है। उज्बेकिस्तान अमू दरिया नदी को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। इसके बजाय वे दक्षिण अराल सी में तेल की खोज की ओर बढ़ रहे हैं। कभी 68,000 किलोमीटर के इलाके में फैले इस सागर के आज बचने के कोई आसार नजर नहीं आते। सोचने वाली बात है कि अराल सागर कभी जीवों की भरपूर मात्रा से पनपता था, लेकिन आज इस इलाके में अगर कुछ मौजूद है तो केवल जंग लगते जहाज और उड़ती रेत। ये इलाका अब रेगिस्तान से कम नहीं लगता। आज हमें जरूरत है तो इस सागर के हालात को बदलने की। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।